का कि किस पक्षी को सामान्यतः बोलचाल में गौरैया कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो चारों पक्षी दे रखे हैं इनमें से कौन से को सामान्यतः बोलचाल में गौरैया बोलते हैं। तो यार हमें पता है गौरैया किसे कहते हैं, परंतु ये चारों ऑप्शन देखोगे तो हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सैंड स्पैरो या डेड सी स्पैरो। तो यार ये चारों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा, इसका आंसर हाउस स्पैरो। ठीक है, तो जो हाउस स्पैरो है उसे ही सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, तो गौरैया। तो जो हमारे यहाँ जो गौरैया पाई जाती है उसे कहा जाता है हाउस स्पैरो। कुछ इसकी जानकारी यार, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो 14 से 16 सेंटीमीटर होती है और इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा पेसर डोमेस्टिका। ठीक है, पेसर डोमेस्टिका। तो पेसर डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम या वैज्ञानिक नाम हो जाएगा किसका, तो गौरैया का। और गौरैया को सामान्य बोलचाल में हम जिसे गौरैया कहते हैं उसे कहा जाता है हाउस स्पैरो। और ये सामान्यतः हर पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है और जहाँ पर इंसानी बस्ती होती है उसके आसपास ही गौरैया देखने को मिलती है, अदरवाइज से ज़्यादा लंबे क्षेत्र में नहीं पाई जाती। अगला देखते हैं शहद में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो जो शहद होता है आप इससे परिचित होंगे ही। इसमें सामान्यतः क्या पाया जाता है, तो यार इसमें पाया जाता है शर्करा, एंजाइम, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शहद में पाया जाता है शर्करा भी पाया जाता है और एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो इसमें शर्करा पाई जाती है मोनोसेकेराइड शर्करा पाई जाती है, किसमें, शहद में मोनोसेकेराइड शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो शर्करा और एंजाइम दोनों होते हैं शहद में, जो कि इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए पर्याप्त है। मतलब जैसे आप शहद खाते हैं तुरंत उस पूरी बॉडी को शहद एनर्जी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। अक्षय संसाधन मतलब ऐसा संसाधन, ऊर्जा तो प्राप्त हो रही है पर उससे प्रदूषण होता है। ठीक है, तो अक्षय संसाधन से प्रदूषण नहीं होता और जो अक्षय संसाधन नहीं होता उससे प्रदूषण होता है। तो यार सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता, जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होता और वायु से भी नहीं होता। तो आएगा इसका पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है वह अक्षय संसाधन नहीं है, मतलब इसे यूज़ करने पर ऊर्जा तो मिलती है पर साथ में प्रदूषण भी होता है, इसीलिए अक्षय संसाधन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, और आप लोगों ने भी इसे ही आंसर लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि वसा की कमी से होने वाले रोग का मुख्य लक्षण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो अगर कौन सा है, जब वसा की कमी से रोग होता है तो निम्न में से कौन सा लक्षण उसका प्रमुख होता है। तो यार पहला ऑप्शन है गुर्दे में खराबी, दूसरा है हार्मोनियम और संतुलन और विकास की दर मंद हो जाना और चेहरे पर सूजन आना। तो यार वसा की कमी से स्पेशली होता है हार्मोनियम और संतुलन की स्थिति बिगड़ जाती है। ठीक है, तो जब वसा की कमी होती है हमारे शरीर में तो हार्मोनियम, ठीक है, तो हार्मोनियम और संतुलन बिगड़ जाता है हमारे शरीर का। ठीक है, वैसे जो ये हार्मोनियम है इसको हार्मोनिक संतुलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यार कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक जो मनुष्य है उसके जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो जीव जात भूमि, पारिस्थितिकी पदछाप या जीवोम या पारिस्थितिकी निक्य। ठीक है, तो जो मनुष्य है उसे पूर्ण रूप से धारणीय जीवन जीने के लिए जो भूमि की आवश्यकता होती है उसे कहते थे पारिस्थितिकी पदछाप। मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडा देता है। ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन दे रखे जैसे वेल, पेंगुइन, डॉल्फिन और स्लाथ, तो इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो कि अंडे देता है। तो यार ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर पेंगुइन। जो पेंगुइन होता है वह अंडे देता है, बाकी जो वेल है, डॉल्फिन और स्लाथ है ये बच्चों को जन्म देती है ना कि अंडे। तो यार अंडों को जन्म कौन देता है, तो इनमें से पेंगुइन देता है। ठीक है, 4th क्लास का ये क्वेश्चन है। अगला है कि तराई आर्क योजना खालिस्तान से संबंधित है। ठीक है, 7th क्लास की पुस्तक में ये मिल जाएगा आप अगर पढ़ोगे तो। तराई आर्क योजना किससे संबंधित है, तो यार पर्यावरण संरक्षण से, आतंकवाद नियंत्रण से या तराई में सिंचाई की सुविधा विस्तार से या लोगों को घर उपलब्ध कराने से। तो जो तराई आर्क योजना की अगर हम बात करें
ठीक है, तो जो तराई आर्क योजना है वह संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर, पर्यावरण संरक्षण, सॉरी इसका आंसर होगा सी, तराई में सिंचाई की सुविधा विस्तार से। संबंध किसका, तो तराई आर्क योजना का। ठीक है, तो आप इससे परिचित होंगे ही होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, मरुस्थल में रहने वाले जंतु मरुस्थल में रहने वाले जंतु दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल में रहने वाले जंतु दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या करते हैं। यार तो मरुस्थल अगर है मतलब मिट्टी है, ठीक है, मतलब रेत है, तो वहाँ पानी में डूबे रहते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पानी रहता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया। वृक्षों के नीचे बैठ जाते, तो आप जानते हैं कि जहाँ पर मरुस्थल होता है वहाँ वृक्ष नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। भूमि के नीचे रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका होगा राइट आंसर, कि मरुस्थल में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो अधिक ताप से बचने के लिए भूमि के अंदर चले जाते हैं, जिससे वह सुरक्षित रहते हैं और उनका तापमान की नियत बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि तने के रूप में प्राप्त किन सब्जी को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। तो यार ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो तने के रूप में प्राप्त होता है, तो यार आलू, अरबी और प्याज, ये तीनों ही तने ही है और इनका हम सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा, कि तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आलू, अरबी और प्याज। वहीं पर देखते तो फूल गोभी फूल हो जाता, तो ये आंसर हो नहीं सकता था। खीरा ये ना ही तना है नहीं, इसलिए आंसर हो नहीं सकता था। पालक जो कि ऊपर आ जाती पत्ती के अंतर्गत आती, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता था, इसीलिए फर्स्ट आंसर ही इसका राइट होगा, आलू, अरबी और प्याज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इनमें से कौन सा पर स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आप पहली बार भी हो सकता है नाम सुन रहे हो, ये 5th क्लास की इन्वायरमेंट की बुक में मिल जाएगा कि निम्न में से कौन सा पर स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा, देखो, वनस्पति उद्यान, डीएनए बैंक और चिड़ियाघर। ठीक है, तो परस्थानीय संरक्षण का उदाहरण हो जाएगा यह सभी, वनस्पति उद्यान भी हो जाएगा, डीएनए बैंक भी हो जाएगा और चिड़ियाघर भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं कि जल प्रदूषण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। ठीक है, तो जल प्रदूषण की प्रक्रिया में सम्मिलित है मतलब जल को प्रदूषित हो रहा है, कन्फर्म है। तो हम किन किन चीज़ों को जल प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं, तो पहला ऑप्शन देखोगे, जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, बिल्कुल ये भी जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है। जल का प्रयोग हानिकारक हो जाना। ठीक है, हानिकारक हो जाना मतलब हम यूज़ करेंगे तो हमें हानि पहुँचाएगा जल का प्रयोग, तो ये भी सही है। अगला देखेंगे तो जल के तापमान में वृद्धि तथा परिवर्तन होना, ये भी सही है। तो जल प्रदूषण की प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो ये तीनों चीज़ें सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, की जल प्रदूषण में अनैच्छिक पदार्थों का मिल जाना जल में, वो भी जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है, हानिकारक हो जाना भी आता है और तापमान में वृद्धि होना भी आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये हम पहले लेक्चर में भी करा चुके हैं कभी ना कभी, कि नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया, स्पेशली याद रखना ये 3rd क्लास की इन्वायरमेंट की बुक में आपको मिलेगा, उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। तो कौन, तो काकरोच का रोशनी देखकर छुप जाना, बिल्कुल ये भी उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है। सेकंड, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना, ये भी उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है। और मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आ जाना, ये भी उद्दीपन प्रक्रिया को दर्शाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, की उद्दीपन अनुक्रिया को प्रदर्शित कौन करता है, तो यह तीनों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि भारत में किस हिस्से में घाघरा, ठीक है वैसे घग्गर है ना, भारत के किस हिस्से में, ये जो घाघरा लिखा है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये जाए घग्गर, गंडक, कोसी, सोन, तिस्ता नदी के अधिक प्रभाव से बाढ़ आती है। ठीक है, तो भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसमें घग्गर, गंडक, कोसी, सोन, तिस्ता नदी से अधिक बाढ़ आती है। तो यार क्या मध्य भारत में आती है, तो आप देखो कि मध्य भारत में ये नदियाँ बहती ही नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता। दक्षिण भारत भी आंसर नहीं हो सकता। पूर्वी भारत, ये तो पूर्वी भारत में जो 7 राज्य है वो आ जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कि घग्गर, गंडक, कोसी और तिस्ता नदी का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा मध्य भारत।
और मध्य पूर्वी भारत, और मध्य पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा कि प्रदूषण हेतु उत्तरदायी कार्बनिक रसायन कौन सा है। ठीक है, तो जिससे प्रदूषण होता है वह कार्बनिक रसायन कौन सा है। तो आप जानते होंगे यार, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे शाकनाशी। शाकनाशी मतलब जो पत्तेदार सब्जियां होती है उनको नाश करने वाला, वो भी कार्बनिक रसायन है। प्लास्टिक भी एक खुद पीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक कार्बनिक रसायन है। और ग्रीस और तेल, ये खुद भी एक कार्बनिक रसायन है जो तेल के अंतर्गत आता है, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं। ठीक है, तो शाकनाशी, प्लास्टिक और ग्रीस तेल, ये तीनों के तीनों रसायन कार्बनिक रसायन है। तो यही बोला है कि प्रदूषण हेतु उत्तरदायी कार्बनिक रसायन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ये तीनों के तीनों प्रदूषण फैलाते हैं, शाकनाशी, प्लास्टिक और तेल, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है। ठीक है, तो जो समुद्र के किनारे में पाई जाती है वह वनस्पति क्या कहलाती है। तो यार इस क्वेश्चन को हम पहले भी कभी ना कभी डिस्कस हमने किया है। तो यार ऑप्शन नंबर इसका देखो, पहला है लवणोद्भिद, लवणोद्भिद, समोद्भिद, जलोद्भिद और मरोद्भिद। तो यार जल में पाया जाता है लवण, ठीक है, समुद्र के जल में, इसीलिए डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते थे पहला, लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है और इनमें लवण की मात्रा अधिक होती है जो कि समुद्र के किनारे में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। ठीक है, तो यार जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी। तो यार पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर जीवाणु। जो जीवाणु है वह पृथ्वी का अपमार्जक कहलाता है और इसे पृथ्वी का महत्तर भी कहते हैं। ठीक है, जीवाणु और कवक को पृथ्वी का महत्तर भी कहते हैं, क्योंकि जीवाणु और कवक जो भी चीज़ें सड़ जाती है उसे गलाकर मिट्टी बना देता है। तो इससे पृथ्वी का क्या कहा जाता है, अपमार्जक। सड़ी गली चीज़ों को साफ करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कब कहा यार कि जो ताजमहल का क्षेत्र है या आगरा, उसमें हरित क्षेत्र विकसित किया जाना है। तो क्या 2004 में, 1994 में या 1984 में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा राइट आंसर, 1994 में। तो यार 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में, पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय को, दोनों को दिया था कि ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को आपको हरित क्षेत्र विकसित करना है। तो कब दिया गया था, तो 1994 में दिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा कि कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता। यार तो ऐसा कौन सा रोग है जो विटामिन की कमी से नहीं होता, तो आप अगर देखोगे रतौंधी, तो जो यार रतौंधी है वो होता है विटामिन ए की कमी से, मतलब ये तो विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी देखोगे तो जो स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा कि कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता, तो यार रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो रहा है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की। इसका मतलब आंसर क्या होगा, हैजा। तो हैजा विटामिन की कमी से नहीं होता, ये प्रदूषित जल पीने से होता है। तो आपको याद रखना कि हैजा प्रदूषित जल या दूषित भोजन के सेवन से होता है, ना कि विटामिन की कमी से। और विटामिन की कमी से 3 रोग हो रहे हैं, रतौंधी ए से, स्कर्वी सी से और रिकेट्स डी से। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि लवण जो जल का अवशोषण कर, ठीक है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर जब लवण जल का अवशोषण करे तब वह क्या कहलाता है, तो हाइड्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, तो वैसे ये गलत लिखा, हाइड्रोस्कोपी आएगा। ठीक है, हाइड्रोस्कोपी लवण, या एनहाइड्राइड लवण, या हाइड्रोफिलिक लवण, या हाइड्रोफोबिक लवण। तो यार ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही राइट आंसर है, बाकी ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। ठीक है, ये आ जाएगा हाइड्रोस्कोपी लवण। तो जो लवण जल को अवशोषण कर लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपी लवण, और हाइड्रोस्कोपी लवण में जल की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाएगा कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विरंजन का, मतलब प्रवाल विरंजन, ठीक है, तो प्रवाल के विरंजन में सबसे अधिक प्रभावकारी कारक है। इसका कहने का ये मतलब है इस पूरे क्वेश्चन का कि प्रवाल को निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ हो जाए जिससे प्रवाल को सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो सागरीय प्रदूषण से पड़ता है क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सागरों की लवणता में वृद्धि से पड़ता है, या सागरों के जल के सामान्य तापमान में वृद्धि से, या रोगों एवं महामारियों
का फैलाव से। तो यार ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर कि प्रवाल विरंजन मतलब प्रवालों को सबसे अधिक प्रभावित करता है तो सागर में जब सामान्य तापमान बढ़ जाता है तब। वैसे जहाँ पर प्रवाल उगता है वह उगता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जहाँ टेम्परेचर है, वहाँ 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पर प्रवाल उगता है, परंतु जब इससे अधिक तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल विरंजन में अधिक प्रभावित कारक हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा कि वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से है। ठीक है, तो वनों की जो कटाई है उसके प्रभाव है। तो वन की कटाई होने से क्या होता है, क्या ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। बाढ़ एवं सूखा दोनों चीज़ें आती है, पानी अधिक गिरेगा तो पानी बहुत स्पीड से बह जाएगा और जहाँ वन होंगे नहीं वहाँ सूखा भी पड़ेगा, तो ये भी प्रभाव पड़ता है और जल संसाधनों में कमी भी आएगी। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि वनों की कटाई से प्रभाव पड़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा, सूखा एवं बाढ़ भी आएगी और जल संसाधन में कमी भी होगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोककला शैली है। ठीक है, तो जो अल्पना है भारत के किस क्षेत्र की लोककला शैली है, क्या गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो यार ऑप्शन नंबर इसका डी है राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। जो अल्पना है वह पश्चिम बंगाल की लोककला शैली है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। यार तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा समूह है जिनकी जो दृष्टि है ना वो मनुष्य की दृष्टि से मतलब हम लोगों की दृष्टि से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकती है। यार तो ये क्वेश्चन को मैं पहले भी कभी ना कभी करा चुका हूँ कोई प्रैक्टिस सेट में। तो बाघ, तेंदुआ या सांड, सांप, रेशम कीट या छिपकली, और थर्ड ऑप्शन है चील, गरुड़ और गिद्ध, और फोर्थ ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर और तितली। तो यार इसका राइट आंसर तो आई होप आपने भी सही लगाया होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, चील, गरुड़ और गिद्ध। तो चील, गरुड़ और गिद्ध ऐसे ये पक्षी है जिसकी जो दृष्टि है मानव दृष्टि से 4 गुना अधिक होती है और हर चीज़ों को यह सुस्पष्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा कि किस विधा के अंतर्गत विद्यार्थियों को कक्ष के साधन, सुविधाएं, पुस्तकें, लेख सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। तो यार बहुत अच्छा ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस विधा के अंतर्गत मतलब ऐसी कौन सी विधा है जिसमें विद्यार्थियों को कक्ष में साधन सुविधाएं जैसे पुस्तक, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था कराई जाती है। तो क्या परीक्षित अध्ययन में, भ्रमण में या सामाजिक अभिव्यक्ति में या संग्रहालय में। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर, परीक्षित अध्ययन में स्टूडेंटों को कक्ष में पुस्तकों की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा कि प्रश्न उत्तर विधि में यह विचारणी है। जो प्रश्न उत्तर विधि होती है, ठीक है, जैसे हम प्रश्न करते हैं स्टूडेंट आंसर देते तो प्रश्न उत्तर विधि में विचारणी है 4 ऑप्शन के अनुसार। तो पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए जो प्रश्न उत्तरी होती है उसमें। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, ठीक है। और थर्ड है विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोच कर देने को कहा जाए और विद्यार्थियों को स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। तो यार ऑप्शन नंबर इसका देखो, प्रश्न उत्तर विधि का यह विचारणी है। तो यार प्रश्न उत्तर विधि अगर हम छोटे बच्चों से कर रहे हैं तो स्पेशली उनको प्रश्न उत्तर करने से पहले उस जिसके बारे में हम करने वाले उसमें शब्दों का ज्ञान चाहिए, और शब्दों का ज्ञान चाहिए उन्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़े नहीं हुए। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आंसर कि पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जब तक हम हमारी पाठ्य पुस्तक के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये चीज़ें सुनी है, और जब उन्हें लगेगा कि ये चीज़ें सुनी है तब उन्हें स्पष्ट चीज़ें समझ में आएगी और वो प्रश्न उत्तर में भाग ले पाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर कि पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए प्रश्नोत्तर विधि एवं विचारणी में। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना विद्यार्थियों को। अगर देखो यार कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा चल रही है, ठीक है, अलग अलग संकल्पनाएं या अलग अलग विचार जो आ रहे हैं, तो जो शिक्षक क्या करता है कहानी एवं कथन का प्रयोग करता है विद्यार्थियों को समझाने के लिए। तो यार इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यार कल्पना करने की योग्यता मिलेगी बच्चों को, सही दिशा में उनकी ऊर्जा का
सारणीकरण करने में सहायता करता है और पाठ्य पुस्तक को स्वयं समझने के लिए प्रेरित करता है या उनकी भाषा की विविधताओं को ध्यान में रखता है। तो यार एक चीज़ समझिएगा कि अगर मैं टीचर हूँ, मैं विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कहानी के द्वारा बच्चों को अगर बता रहा हूँ, तो जब कहानी के द्वारा बताऊँगा तो उससे क्या होगा, सही दिशा में उनकी ऊर्जा का सारणीकरण करने में सहायता प्राप्त उनको मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतर क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतर क्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को समझाना है क्या? सेकंड ऑप्शन यहीं से लिखा हुआ है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता को कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, या एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, या एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो यार ऑप्शन नंबर इसका सेकंड है राइट आंसर, ये वाला कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगर शिक्षक और अभिभावकों के मध्य क्रियाकलापों को उपलब्ध कराने के मध्य उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर जब अभिभावक मतलब जब पेरेंट्स और टीचर जब इकट्ठे होते तो पुनर्बलन और सुविधा के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा होती है और उसे वह उपलब्ध कराते हैं। तो यार इस लेक्चर में इतना ही 30 क्वेश्चन कहे थे, परंतु 30 क्वेश्चन ना होते हुए जो टाइपिस्ट है हमारे उनने 28 ही टाइप किए, तो इतना ही रहेगा इसमें। यार अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, परंतु यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ही ठीक है, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और ना लगा हो तो आप ये जरूर बताइए कि कमी क्या रह गई, तो हम आने वाले लेक्चर में उसे पूरी जरूर करेंगे। तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए।